पे लगा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम everybody, hello. So we are going to go over some material where we will be discussing the concept of basis, dimension, and independence. These concepts are really important to the overall picture of vector analysis as well as linear algebra. तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे रोक के पूछ सकते हो, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको अंडरस्टैंड करके आगे चलें. So my understanding is to the fullest of this thing is Akib has asked us a very important question. Whenever we have a square matrix, we talk about A inverse and determinants. These are helpful because A inverse will let us solve the whole linear system of linear equation. However, if it is a non-square matrix, then of course A inverse is not there even. We cannot even talk about A inverse and determinants. So these are completely gone. So who can help us? Now the column space, null space, row space, these are the people who will help us to understand whether this non-square matrix that we have for the coefficient matrix, does it have one solution, does it have no solution, and does it have many solutions? So in order to really differentiate between these three categories, we will have to take advantage of these subspaces. So let's go over more of it. Today we'll discuss a very important concept, independence. Rather, I will say linearly independent. When we can say that two vectors are linearly independent, three vectors are linearly independent, because the linear independence is a power associated with a vector. So when a vector is linearly independent, it is powerful. And when a vector is not linearly independent, it is kind of a dead person who doesn't have a soul. So let's think in that way. So a vector who is independent, then it becomes an intellectual who has a soul, who is looking at the society, he is talking about it. But a vector who does not have linear independence is actually dead. It's not contributing anything. Okay, so let's look into the issue of linear independence. Everybody with me? जी, कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए. जी जी. Anybody? सर नल स्पेस हम क्यों यूज करते हैं? Actually, null space is used to find column space. एक स्टेपिंग स्टोन है. जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आप कॉलम स्पेस कंप्यूट करें इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की, तो फिर आप कहेंगे कि अच्छा, तो जब आप उसको कंप्यूट करने के लिए प्रोसेस अख्तियार करेंगे तो आपको फीलिंग आएगी कि उसके प्रोसेस के अंदर जो इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर आप नल स्पेस कंप्यूट कर लें, नल स्पेस, तो फिर आप उसकी मदद से कॉलम स्पेस बड़ी आराम से मालूम कर सकते हैं. तो ये इन काइंड ऑफ इंटरमीडिएट रिजल्ट है. लेकिन आज मैं आपको कुछ और बताऊंगा नल स्पेस के बारे में, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही काफी है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर ले कि नल स्पेस एक स्टेपिंग स्टोन है, एक कॉलम स्पेस मालूम करने के लिए स्टेपिंग स्टोन है. क्योंकि नल स्पेस में हमें ये मालूम हो जाता है, जब हम मालूम कर लेते हैं नल स्पेस, तो हमें ये पता चल जाता है कि कितने कॉलम्स हैं जो कि हमारी कॉलम स्पेस के अंदर मौजूद हैं, जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं. ये चीज हमें नल स्पेस से पता चलती है. तो नल स्पेस एक हेल्पिंग ए, फॉर एग्जाम्पल हम ए से बी पे पहुंचना चाहते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं पहुंच पाते, तो हम ए से सी पे जाते हैं, सी से बी पे जाते हैं. तो इस तरह समझो कि सी जो है आपका मिडिल पॉइंट जो आपको हेल्प कर रहा है वो नल स्पेस है. तो नल स्पेस हम पहले मालूम करते हैं और नल स्पेस के थ्रू हम कॉलम स्पेस कंप्यूट करते हैं. लेकिन आज मैं आपको जरा थोड़ा सा मजीद डीप लेके जाऊंगा कि हम सिर्फ कॉलम स्पेस या नल स्पेस मालूम नहीं करेंगे, हम उनकी बेसिस मालूम करेंगे. अब बेसिस जो है वो थोड़ी सी ऊपर की चीज है. वो ये कहती है कि आपके पास कॉलम स्पेस आप बना रहे हैं कॉलम्स के साथ, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि ये सारे के सारे कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट हों. हो सकता है इनमें से सिर्फ आउट ऑफ 3 2 कॉलम ऐसे हों जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो. तो इन 2 कॉलम को जब आप सेट में रखते हो तो ये बन जाता है बेसिस.
और जब वो तीनों होते हैं तो उनको हम कहते हैं स्पैन। वो स्पैन है, उन तीनों के स्पैन से कॉलम स्पेस बन रही है। लेकिन इस स्पैन से जब आप बेसिस के ऊपर आते हो तो बेसिस में आपने ये केयर करनी है कि जो स्पैन में लोग पड़े हुए हैं उनमें से सिर्फ वो लोग उठाने हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो वो आपकी बेसिस में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। और अगर वो आ जाएंगे तो फिर उनकी तादाद आप काउंट करेंगे, काउंटिंग करेंगे कितने लोग हैं जो बेसिस में हैं। जितने लोग उस बेसिस में होंगे उनकी काउंटिंग से जो नंबर आएगा उसे हम कहते हैं कि ये उस पर्टिकुलर कॉलम स्पेस की डायमेंशन है। तो डायमेंशन क्या है? काउंट है कि बेसिस के अंदर, स्पैन के अंदर नहीं, बेसिस के अंदर कितने लोग आए हुए हैं। तो सो कीप इन माइंड कि बेसिस जो है वो बनती स्पैन से है, लेकिन इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि इसमें सिर्फ वही लोग एकोमोडेट होते हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए मैं आज इंडिपेंडेंट है। आपको थोड़ा सा लीनियर इंडिपेंडेंस की तरफ मजीद लेके जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्पेशली जब अगर आप डिजिटल कम्युनिकेशन थ्योरी कर रहे हैं तो ये तो वाइटल है। उसके बगैर आपको कम्युनिकेशन थ्योरी समझ में नहीं आ सकती। आप कम्युनिकेशन पढ़ ही नहीं सकते अगर आपको इंडिपेंडेंस, दो सिग्नल कैसे इंडिपेंडेंट हैं। तो आज अगर आप ये पढ़ लेंगे कि वेक्टर्स कैसे इंडिपेंडेंट होते हैं तो यही बेसिक सेम थ्योरी अप्लाई हो जाती है आपके सिग्नल्स के ऊपर। जो कम्युनिकेशन में सिग्नल्स आ रहा है, क्वाम और ये सारे जो सिग्नल बन रहे होते हैं, और ये सिग्नल्स कैसे इंडिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि इंडिपेंडेंट होंगे तो आप इनको डिकोड कर सकते हैं। तो ये कोडिंग थ्योरी के अंदर भी इंडिपेंडेंस है। तो आज अगर इंडिपेंडेंस हम उसको ज्यादा समझ लेते हैं। ठीक है जी, एवरीबॉडी विद मी? जी सर। ओके, so let's go over this topic of independence. मैंने ये गिलबर्ट स्ट्रैंग का एक लेक्चर उठाया है और इसी के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको समझाऊं। तो अब हम इसको देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। अब हम ये नहीं कह रहे कि ये वेक्टर कहां से आए हैं, हो सकता है कॉलम से आए हों, हो सकता है रो से आए हों। ठीक है, वी आर नॉट कंसर्न्ड राइट नाउ। हम सिर्फ दो वेक्टर उठा लेते हैं। एक का नाम है A1 और वो बना है 215 से। So, am I sharing my screen? नो सर। Oh, I'm sorry. Now let me share my screen. ठीक है, अब शेयर हो गई आपके साथ? जी सर, हो रही है अभी। जी जी, गुड। so let's look into कि हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर है A1 215, दूसरा वेक्टर है 420। अब ये दोनों के दोनों वेक्टर्स कहां से आए हैं? ये 3 डायमेंशनल स्पेस से आए हैं। ये 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर दो वेक्टर उठाए हैं हमने। याद रखना कि इन वेक्टर्स की टिप जो है वो 215 पे पड़ी है, दूसरे की 420 पे पड़ी हुई है, लेकिन इनकी टेल जो है वो ओरिजिन पे पड़ी हुई है उस 3 डायमेंशनल स्पेस की। तो ये दोनों को दोनों वेक्टर्स कहां से आए हैं? ये R³ से आए हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस से आए हैं। अब हमारा पॉइंट ये है कि क्या ये दो वेक्टर्स जो हमारे हमें दिए गए हैं, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है? डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट एवरीबॉडी? आप लोगों को अंडरस्टैंड हो रहा है ये कंसेप्ट? एवरीबॉडी प्लीज। यस। जी जी, आपको समझ आया ये पॉइंट? आपको प्रॉब्लम समझ में आया कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक का नाम है A1, दूसरे का वेक्टर का नाम है A2। अब मैं सिर्फ चेक ये करना चाहता हूं कि क्या ये दो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। ठीक है एवरीबॉडी? ओके, यस सर। जी। तो अब मैं इसको देखता हूं और इसका टेस्ट बड़ा आसान है, बहुत ही आसान टेस्ट है। वो क्या है कि मैं पहला वेक्टर ड्रा करता हूं A1। मैंने ड्रा किया तो वो एरो बन गया, ये देख रहे हैं, मैंने एक एरो ड्रा किया। ठीक है, अब अगर ये दूसरा वेक्टर 420 उसको ड्रा करता हूं, क्योंकि उसकी टेल तो पहले वाले वेक्टर की टेल जैसे होगी, एक ही जगह पे होगी। अगर उसकी टिप जो है वो इसी वेक्टर के अलोंग है तो इसका मतलब ये हो गया है कि ये दूसरा वेक्टर जो है ये उसी लाइन पे पड़ा हुआ है जिस लाइन पे A1 पड़ा हुआ है। अगर दोनों की लाइन एक ही हो गई तो इसका मतलब है कि A2 जो है वो A1 से लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है A1 पे। अब आपको बात समझ आ रही है ये बात? डिड यू गॉट माय जी पॉइंट? सर। कि अगर मैं A2 को ड्रा करूं, जब मैं A2 को ड्रा करूंगा ऑफ कोर्स उसका इनिशियल पॉइंट तो ओरिजिन पे होगा, क्योंकि हर वेक्टर जो ड्रा होता है
वो हमने माना हुआ है कि वो स्टार्ट हमेशा कहां से लेगा, ओरिजिन से लेगा। तो इसका मतलब है कि उसका ओरिजिन भी वही होगा जो कि A1 का है। लेकिन अगर वो इसी वेक्टर के एलांग, A1 के एलांग इसी लाइन पे पड़ा हुआ है कहीं पे, तो इसका मतलब ये है कि वो वेक्टर A1 से लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब है कि मैं अगर A1 को किसी खास किस्म के मल्टीप्लायर से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं उससे A2 बना सकता हूं। अगर ऐसा केस है तो इसका मतलब है कि वो A2 जो है वो A1 पे डिपेंडेंट है, वो A1 से बनाया जा सकता है, उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। अगर कोई खास किस्म का कांस्टेंट मैं मल्टीप्लाई करूं C टाइम्स A1, आई कैन मेक A2। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि A2 इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। बात समझ में आ गई आपको एवरीबॉडी? यस सर। अब मैं इसको ड्रा करता हूं। जब मैंने ड्रा किया तो पता चला नहीं जनाब, A2 तो उस लाइन पे नहीं है जिसमें A1 है, क्योंकि A2 में है एलिमेंट्स 4 2 0। ये 0 मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा A1 से। इसका मतलब है कि A2 जो है वो A1 से लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर मैं चाहूं भी तो मैं A2 को A1 से क्रिएट नहीं कर सकता, चाहे मैं A1 के साथ कोई सा भी स्केलर मल्टीप्लाई कर दूं, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, मैं A1 से A2 क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि A2 उस लाइन पे नहीं है जिस लाइन पे A1 पड़ा हुआ है। So in that way A2 cannot be created from A1. That is where we can claim that A2 is linearly independent of A1. A2 is not dependent. अब A1 और A2 लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अब अगर A1 और A2 लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो ये दोनों मिलके, क्योंकि ये दो हैं और दोनों क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये दोनों मिलके एक प्लेन बना सकते हैं। कौन सा प्लेन होगा? ये एक ऐसा प्लेन होगा जो कि R³ में पड़ा होगा। पड़ा ये R³ में होगा, लेकिन ये एक प्लेन होगा, क्योंकि इस प्लेन को बनाने वाले कौन लोग हैं? A1 और A2 है। इसका मतलब है कि मैं A1 और A2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से C1 टाइम्स A1 प्लस C2 टाइम्स A2 मैं एक प्लेन बना सकता हूं, और वो ऐसा प्लेन होगा जो कि ओरिजिन से गुजरेगा, लेकिन पड़ा कहां होगा? वो पड़ा होगा R³ में, 3 डायमेंशनल स्पेस में पड़ा हुआ एक प्लेन होगा। अब आपको बात समझ आ रही है एवरीबॉडी? जी सर। दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर अगर आप मुझे देते हैं तो मैं आपको पूरी प्लेन बना के दे दूंगा। कैसे बनाऊंगा? उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाऊंगा। मैं C1 को और C2 को खास किस्म की वैल्यूज दूंगा और उससे मैं और वेक्टर्स बनाता जाऊंगा। C1 C2 को चेंज करता जाऊंगा, मेरे पास पूरी स्पेस बनती जाएगी। वो स्पेस ऐसी होगी कि वो एक प्लेन होगा, इनफाइनाइट प्लेन होगा, और वो प्लेन जो है वो ओरिजिन के साथ, ओरिजिन को टच करता हुआ जाएगा। ओरिजिन उसमें ओरिजिन जो है वो इंक्लूडेड होगा, लेकिन वो पड़ा कहां होगा? वो प्लेन पड़ा होगा 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। एक 3D स्पेस है, उसके अंदर एक प्लेन पड़ा हुआ है, एक क्यूब है जिसके अंदर प्लेन पड़ा हुआ है। यू गॉट माय पॉइंट? तो हम ये कहते हैं, जी सर। हम ये क्लेम कर सकते हैं कि A1 और A2 ने क्या किया? इसने स्पैन किया। इसको स्पैन किया इसने एक प्लेन को स्पैन किया। इसका मतलब है कि A1 और A2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं पूरा प्लेन बना सकता हूं। तो इसको टेक्निकली हम कहते हैं A1 एंड A2 स्पैन द होल प्लेन। उन्होंने पूरा प्लेन को स्पैन कर लिया। एक होता है स्कैन, मैं स्कैन के साथ मिलता जुलता वर्ड है स्पैन। ये स्पैन कर रहे हैं क्योंकि A1 और A2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से मुझे आप कोई भी वेक्टर दे दें इस प्लेन के ऊपर, मैं उस तक पहुंच सकता हूं। मैं ऐसे लोग ढूंढ लूंगा C1 और C2, जिसको मैं C1 टाइम्स A1 प्लस C2 टाइम्स A2 करूंगा तो मुझसे वो वेक्टर बन जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैं किसी भी वेक्टर को रीच कर सकता हूं by using C1 and C2. So in other words, ये C1 और C2 के क्या कह रहे हैं? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैन कर रहे हैं।
अब क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और स्पैन कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये A1 और A2 क्या कर रहे हैं, ये बेसिस बना रहे हैं। तो यू गेट माय पॉइंट, ये बेसिस बना रहे हैं। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ना होते, ठीक है, तो फिर ये बेसिस ना बनाते, जी सर। स्पैन करते, लेकिन ये बेसिस ना बना सकते। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इस मिसाल देता हूं, मैं एक और वेक्टर उठा लेता हूं A3, लेट्स से वी पिक अनदर वेक्टर A3। अब मैं आपको A3 मैं लेक्चर को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं ताकि हम, अब एक वेक्टर आ गया A3, हमारे पास क्या है, A1 है, A2 है, ये दो वेक्टर पहले से पड़े हुए थे। हमने एक तीसरा वेक्टर ऐड कर दिया A3, और वो वेक्टर जो है वो इन दोनों के एडिशन से बना हुआ है। 2 + 4 = 6, 1 + 2 = 3, 5 + 0 = 5। अब हमारे पास 6, 3, 5 आ गया A3 के अंदर। अब ये जो वेक्टर है हमें बड़ा क्लियरली पता है, क्योंकि हमने डिलिबरेटली ऐसा काम किया है कि हमने उसमें C1 को 1 रखा है, C2 को 1 रखा है, और इन दोनों को ऐड किया तो ये बन गया। ठीक हो गया? एवरीबॉडी विद मी? हमने जानबूझ के डिलिबरेटली हमने ऐसा काम किया है कि हमने A3 A1 और A2 के कॉम्बिनेशन से बना लिया है। एग्रीड? अब अगर ऐसा कोई बंदा आता है सीन के अंदर, तो ये बंदा जो है ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो पहले वाले A1 और A2 से मिलके बन सकता है, उनके कॉम्बिनेशन से बन सकता है। तो इस बंदे की अपनी कोई हैसियत नहीं है। दिस वेक्टर डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन, ये दूसरों पे डिपेंडेंट है, उनसे मिलके बना है। फॉर एग्जाम्पल इसकी ऐसी मिसाल है जैसे कि अल्लाह माफ करे कोई शख्स बहुत होता है तो हम कहते हैं यार इसका हला पूरा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि वो बंदा क्या था, लीनियरली इंडिपेंडेंट था बाकी लोगों से। लेकिन एक आध बंदा ऐसा इस दुनिया से जाता है कि हम उसके बाद कहते हैं ठीक है मगफरत की दुआ करते हैं, लेकिन हम सबको पता होता है कि वो बंदा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था सोसाइटी के लिए, वो बन सकता है बाकी लोगों की लीनियर कॉम्बिनेशन से। तो इसका मतलब है कि वो शख्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है वो शख्स। लेकिन बाद लोगों के बारे में कहते हैं ओ माय गॉड ये बहुत बड़ा लॉस हो गया है, ऐसा शख्स दोबारा नहीं पैदा हो सकता। इसका मतलब है कि वो शख्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ए वेक्टर की सेंस में भी यही है कि A3 आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसे वेक्टर जो है वो डेड वेक्टर है। ऐसे वेक्टर को अगर आप बेसिस में नहीं डाल सकते, हाँ स्पैन में डाल सकते हैं, स्पैन के सेट में हो सकता है। लेकिन ये अब ये 635 जो है ये भी उसी प्लेन में पड़ा हुआ है जिस प्लेन में A1 और A2 पड़े हुए हैं, उसी 2 डायमेंशनल प्लेन में पड़ा हुआ है। लेकिन ये एक रिडंडेंट है, ये डेड है, तो इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसको हम बेसिस में नहीं डाल सकते। हमारा बेसिस चेंज नहीं हुआ अभी तक, हम क्योंकि हम बेसिस में वो लोग डालेंगे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है A3। ओके, सो लेट अस से कि जी हम सर। जी 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 फरमाएं। सर सर कोई लड़के ज्वाइन कर रहे हैं, उनका ज्वाइन नहीं हो रहा, मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही। हाँ वो क्योंकि मैंने एक्चुअली वेटिंग रूम इसलिए ऑन किया हुआ है ताकि हम 1 by 1 लोगों को चेक कर सकें, क्योंकि ये लेक्चर ऐसे हैं कि ये ट्यूटोरियल में है। हाँ तो मैं इनको ऐड कर देता हूँ। हाँ जी, ये मैंने ऐड कर दिया। जी, तो सारी बात ये है बेसिकली इस वक्त कि ये A3 जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो अब एक और ऐसा A3 उठाते हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, हम उसको उठा लेते हैं। अब एक नया A3 हमने डेवलप किया, उसका 100। अब ये 100 क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। किन लोगों से लीनियरली इंडिपेंडेंट है, A1 और A2 से। ये देखें A3 बनाया, A3 जो है वो बिल्कुल अलग है, वो उस प्लेन में नहीं पड़ा हुआ जिस प्लेन में A1 और A2 पड़े हुए हैं। A3 जो है वो A1 और A2 की लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं बन सकता, क्योंकि उसके अंदर 2 जीरो आ गए हैं, और ये 2 जीरो A1 और A2 से नहीं बन सकते। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये A3 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब अगर मैंने इसको बेसिस में डाल दिया, अब मेरे बेसिस में 3 लोग आ गए हैं, A1, A2 और A3। अब ये प्लेन नहीं बनाएंगे, ये जो बेसिस है ये प्लेन की बेसिस नहीं है, अब ये पूरे के पूरे R³ की बेसिस है। क्योंकि जैसे मैंने तीसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर ऐड किया, उसने पूरी स्पेस बना दी, उसने पूरी की पूरी 3D स्पेस बना दी। अगर इसमें सिर्फ
बेसिस में सिर्फ 2 लोग होते तो ये प्लेन बनाता, क्योंकि इसमें अगर एक बंदा होता तो ये लाइन बनाता, लेकिन इसने तो पूरा का पूरा जो है वो 3 के 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गए। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मैं पूरी 3D स्पेस बना सकता हूं, पूरी की पूरी 3D स्पेस बना सकता हूं, ठीक है। और ये पूरी की पूरी 3D स्पेस जो है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, आर क्यूब, ये पूरी की पूरी 3D स्पेस ये 3 से बन सकती है, और ये 3 जो है ये अगर मैं बेसिस में डाल सकता हूं। अब बात समझ आ रही है आप लोगों को? एवरीबॉडी विद मी? जी सर। जी। अब मैं इससे एक और चीज कहने लगा हूं, बड़ी तवज्जो तलब, मुझे आप सब लोगों की तवज्जो चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो चीज मैं कहना चाह रहा हूं उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है, उसको आप देखें जरा। वो मैं ये कहना चाह रहा हूं, I'm taking it fast forward and then I will tell you what I mean by this. Let's say इस मैट्रिक्स को देखें, ये एक मैट्रिक्स है, ये A है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब जहन में आप रखिए कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, AX इक्वल टू B चल रहा है आपके, ठीक है। उस AX इक्वल टू B में से मैंने A उठा लिया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स उठा लिया, और उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स के पहला वेक्टर है 2 1 5। आपको याद है A1 2 1 5 पे था, A2 कौन सा था, 4 2 0 था, A3 कौन सा था, 1 0 0 था। अब ये तीनों के तीनों से को मैंने कॉलम वाइज रख के एक मैट्रिक्स बना लिया है, उस मैट्रिक्स का नाम मैंने रखा है A। अब अगर कोई मेरा मैट्रिक्स है, उसके तीनों कॉलम्स, अब मुझे ये पता है कि ये तीनों के तीनों कॉलम्स क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और ये एक मैट्रिक्स A बना रहे हैं, तो उस A की जो नल स्पेस होगी, उस A की, जिस A के ये तीनों के तीनों कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, अगर कोई A है उसके सारे के सारे कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इस केस में 3 है, अगर वो तीनों के तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और उसकी अगर आपने नल स्पेस बनाना चाही, तो आप याद रखिएगा उसकी नल स्पेस में सिर्फ एक वेक्टर पड़ा होगा और वो होगा 0 वेक्टर, v इक्वल टू 0। उसकी नल स्पेस में सिर्फ 0 पड़ा होगा, उसकी 0 स्पेस में उसमें 0 पड़ा होगा। इसे रिमूव कर, ये किसको रिमूव? सर ये नहीं नाम से कुछ आया हुआ है। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूं ना कि ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये बेसिकली आपके पास नल स्पेस बना रहे हैं, ठीक है। इसके नल स्पेस में अब सिर्फ 0 पड़ा हुआ है, सिर्फ एक ही वेक्टर पड़ा हुआ है। वो क्यों? ये देखिए 0 पड़ा हुआ है, 0 0 0, 3 डायमेंशनल वेक्टर है, लेकिन सिर्फ 0 पड़ा हुआ है। इसकी डायमेंशन क्या है इस नल स्पेस की? इस नल स्पेस में जिसमें सिर्फ 0 पड़ा हुआ हो, उसकी डायमेंशन होती है r टू द पावर 0। वो 0 डायमेंशनल वेक्टर है, ना लाइन है, वो एक पॉइंट है, और वो सिर्फ ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, सिर्फ एक वेक्टर पड़ा हुआ है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नल स्पेस में सिर्फ ओरिजिन पड़ा हुआ हो, ऐसा मैट्रिक्स जो है वो बड़ा काबिल कदर है। क्यों? क्योंकि उस मैट्रिक्स का ए इनवर्स मौजूद है, उस वेक्टर का ए इनवर्स मौजूद है, और वो मुझे 100% यकीन है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि ए इनवर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में आता है। तो ऐसा जो बंदा है उसका डेफिनेटली, तो अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स आ गया जिसके सारे के सारे कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो याद रखना कि उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की, क्योंकि नल स्पेस उस मैट्रिक्स की होती है, उस मैट्रिक्स की जो नल स्पेस होगी उसमें सिर्फ 0 पड़ा होगा, 0 वेक्टर पड़ा होगा, ठीक है। तो अभी ये देखें, तो ऐसा कॉलम स्पेस जो है वो बड़ी अच्छी कॉलम स्पेस है। वो कॉलम स्पेस जिसमें सारे के सारे कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो उसका सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन आएगा, उसका सिर्फ वन सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। और ये वाली इंडिपेंडेंस, ये बेसिकली सारे के सारे जो आपकी स्पेस है उसको कवर करेंगे, ये सारी स्पेस को कवर करेंगे, और ये
बेसिकली R³ को। तो जब ये सारी की सारी स्पेस को कवर करेंगे तो नल स्पेस के लिए तो कुछ रह ही नहीं गया, क्योंकि ये तो सारा कवर कर चुके हैं, क्योंकि हमें पता है कि नल स्पेस और कॉलम स्पेस मिलके पूरी स्पेस कवर करते हैं। तो अब वो तो उसने पूरी की पूरी स्पेस, तो बाकी बचा क्या नल स्पेस के पास? तो नल स्पेस के पास सिर्फ ओरिजिन रह गया, तो वो सिर्फ सारा ओरिजिन पे बैठ जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसकी नल स्पेस में सिर्फ 0 है। इसका मतलब है कि Ax इक्वल टू 0, ऐसे A का जो x होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 पड़ा हुआ है। तो ऐसे ऐसे उसके लिए हम उसमें जो है ये अस्यूम कर सकते हैं कि इसकी नल जिस मैट्रिक्स की नल स्पेस में सिर्फ 0 पड़ा हुआ हो वो मैट्रिक्स खूबसूरत है, इन दैट सेंस खूबसूरत है कि उसका A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। वी कैन ऑल टेक द A इनवर्स। और ऐसे Ax इक्वल टू B का, ऐसा A जिसकी नल स्पेस में सिर्फ 0 पड़ा हो, ऐसा Ax इक्वल टू B अगर कोई सिस्टम आ गया तो फिर ऐसे सिस्टम का सिर्फ यूनिक सोल्यूशन निकलेगा, एक सोल्यूशन निकलेगा। तो जहन में बिठाइए कि ये सारी चीजें आपस में कंप्लीटली मिक्स्ड हैं एक दूसरे के साथ। क्लियर? तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि अगली क्या चीज आती है। ठीक है, तो आई होप। तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन जो है वो बेसिस को देखी जाती है, और आपको ये जहन में बिठाना चाहिए कि बेसिस के अंदर कितने लोग होते हैं। बेसिस के अंदर आप स्पैन को उठाते हो, आपके स्पैन सेट में से सिर्फ वही लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, वही लोग उठाए जाएंगे, वो बेसिस में आएंगे। तो ये समझो कि बेसिस एक एलिवेटेड पोजीशन है, स्पैन एक एक नीचे की पोजीशन है और बेसिस एक एलिवेटेड पोजीशन है। आप स्पैन में से कुछ लोग उठा के बेसिस में डालोगे, लेकिन सिर्फ वही लोग क्वालिफाई करेंगे बेसिस के अंदर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट लोग स्पैन से निकल के बेसिस में जाएंगे, तो आप अब क्या करेंगे? आप बेसिस में काउंट करेंगे, नंबर होगा, ये कोई नंबर होगा, इसको काउंटिंग करेंगे, और जो नंबर यहां से आएगा, ठीक है, वही नंबर जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ दैट सबस्पेस, जिस सबस्पेस की बेसिस है। अब बात आपको समझ आ रही है? तो बेसिस के जो लोग हैं जी सर। उनको आप काउंट करेंगे, और उनको काउंट करने के बाद आप डिक्लेयर करेंगे कि ये डायमेंशन है। तो डायमेंशन कभी भी स्पैन से नहीं की जाती, डायमेंशन हमेशा बेसिस से की जाती है। तो बेसिस का आप सेट देखेंगे, उस सेट में कितने मेंबर हैं, जो जो मेंबर होंगे उनकी तादाद आप काउंट करेंगे और डिक्लेयर करेंगे कि ये तादाद क्या बना रही है? डायमेंशन बना रही है। ठीक है जी? तो आपके जहन में कोई क्वेश्चन है? क्योंकि लास्ट 5 मिनट्स हैं। आज हमने डिस्कस किया कि लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होती है, आज हमने डिस्कस किया कि बेसिस किसे कहते हैं, आज हमने डिस्कस किया कि डायमेंशन किसे कहते हैं। तो ये तीनों कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं और बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, और स्पेशली जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं, वन सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन, तो इसमें बड़े काम आते हैं। अब आपको मैं इसकी मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके पास ऐसा एक मैट्रिक्स आ गया ए, और उस मैट्रिक्स की जब आपने नल स्पेस कंप्यूट की तो आपको पता चला कि उसकी नल स्पेस में 0 के अलावा भी लोग मौजूद हैं। तो अगर 0 के अलावा उसके अंदर मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि उसके सारे के सारे कॉलम क्या हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। उसमें से कुछ लीनियरली इंडिपेंडेंट है और कुछ लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा? इसका इंपैक्ट आपकी नल स्पेस पे पड़ेगा। नल स्पेस में आप 0 के अलावा भी लोग आना शुरू हो जाएंगे। तो जब 0 के अलावा लोग आना शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि अब इसका ए इनवर्स नहीं है, इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं है। अब जो ओनली पॉसिबिलिटी है कि या तो ये नो सोल्यूशन की तरफ जा रहे हो या आप मैनी सोल्यूशन की तरफ जा रहे हो। तो अब अगर आप नो सोल्यूशन और मैनी सोल्यूशन की तरफ जा रहे हो तो अब आपने जो है ना बेसिकली इसमें चेक करना है कि अगर उसके अंदर कॉलम स्पेस जो बन रही है, अब वो कॉलम स्पेस आप कहां से बनाएंगे? आप कॉलम स्पेस बनाएंगे सिर्फ उन कॉलम से जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। उन कॉलम्स को आप उठाएंगे और उनको कहां डालेंगे? आप बेसिस के अंदर डालेंगे। अब अगर आपका बी जो है, जो राइट साइड का बी है, वो भी इसी कॉलम स्पेस में पड़ा हुआ है जो कॉलम स्पेस आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट लोगों से बनाई हुई है। फॉर एग्जांपल, लीनियरली इंडिपेंडेंट लोगों से प्लेन बन गया है।
अगर बी भी उसी प्लेन में पड़ा हुआ है तो फिर वो चांस है मैनी सोल्यूशन का, अदरवाइज वो नो सोल्यूशन है। अगर बी उस प्लेन में पड़ा ही नहीं हुआ जो प्लेन आपका बेसिस बना रहा है, तो फिर उसका कोई चांस नहीं है, नो सोल्यूशन आएगा, बहुत क्लियरली नो सोल्यूशन आएगा। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज। और ये सारी की सारी कहानी है। अगर आपको इसमें से कोई भी डिफिकल्टी आती है कहीं पे भी, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं। ठीक है जी, मैं पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्ड।